हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेएसएस एंड आप सभी का स्वागत है आपके होशियार बैच में। लास्ट क्लास में हमारा हो चुका था आपके ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। ओके, आपके ऑब्जेक्टिव नहीं, हमारा हो चुका था नेचर। ऑब्जेक्टिव हमने थोड़ा सा समझा था। चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं। ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होता क्या है, देखिए। चलिए एक बार थोड़ा हल्का सा रिवाइज कर लेते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के बारे में। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होता क्या है, जिसमें हमारी क्या होती है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एक सेट गाइडलाइंस होती हैं जिसके अंडर रह के कर रहे होते हैं हम अपना वर्क परफॉर्म कर रहे होते हैं। रूल्स एंड रेगुलेशंस उनकी मानकर, उनके जो मेथड्स होते हैं उनको फॉलोअप करके हर कंपनी करती है, वर्क परफॉर्म कर रही होती है, तो हमारे को भी उसके अकॉर्डिंग काम करना पड़ता है। तो इसमें हमने देखा था कि नेचर क्या है। पहला तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का क्या करता है, आपको फ्रेमवर्क, एक ना प्रॉपर मेथड दे देता है। मतलब क्या होता है ना, जैसे कि इतना तो पता होगा आपको कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab। ये तो आपने नाइन्थ पढ़ चुके हो ना। तो वैसे ही क्या, जो फॉर्मूला हमारे को बना के दे दिया ना, वैसे ही इन्होंने हमारे को दे दिया एक अकाउंटिंग फ्रेमवर्क बना के दे दिया। अकाउंटेंसी के बारे में उन्होंने हमारे को एक एक रूल से कह सकते हैं आइडेंटिटी बना के दे दी, कौन सी चीज़ डेबिट होंगी। जैसे अगर आपको दिखाएं तो हमारा ये आपका जैसे ये आपका, इसको हम कह सकते हैं हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है। ये इन्होंने हमारे को फ्रेमवर्क बना दे दिया, फ्रेमवर्क बना के दे दिया पूरे अकाउंटेंसी का। अगर एसेट बढ़ेंगे तो डेबिट होंगे हमेशा, चाहे आप दिल्ली से बिलोंग करते हो चाहे पंजाब से करते हो, हर जगह सेम है ये चीज़ें। हर जगह क्या ये सेम है। ओके, तो आपसे कहता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में क्या है, आपको एक फ्रेमवर्क बना के दे दिया। दूसरी बात, ऑब्जेक्टिव कैसा है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का कि यूनिफॉर्मिटी रहे। ऐसा हर जगह सेम क्यों कर रखा है, ऐसा नहीं दिल्ली में अलग है पंजाब में अलग है, हर जगह पूरे इंडिया में सेम है। क्यों? यूनिफॉर्मिटी बनी रहे। यूनिफॉर्मिटी मतलब कि काम हमारा क्या होता रहेगा, सही से परफॉर्म होता रहेगा। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड मैंडेटरी, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड had been also flexible in the sense that were the alternative accounting practices are acceptable। यहाँ पर क्या होता है सारा आपका, और फिर आपसे कहता है कि इसमें आप है क्या कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड मैंडेटरी है, सबको फॉलो करना बहुत जरूरी है। जिस हिसाब से हमारा फ्रेमवर्क बना उस हिसाब से हमारे को उसको फॉलो करना बहुत ज़्यादा नेसेसरी है। फिर आपसे कहता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आपको फ्लेक्सिबल है, क्योंकि उसको हम क्या कर सकते हैं, हमारा चेंज होता रहता है हमारा। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड प्रिपेयर्ड कीपिंग द व्यू इन द बिजनेस एनवायरमेंट एंड लॉज ऑफ द कंट्री। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो बनाए जाते हैं ऑनर के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या जाता है, उसको बनाया जाता है। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो स्टार्ट होता है वो है हमारा ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, कि हमारा उद्देश्य क्या है, हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड करते क्यों हैं, समझते हैं। चलिए पहला आपसे कहता है मिनिमाइज द डाइवर्स अकाउंटिंग पॉलिसीज एंड प्रैक्टिसेस विद द एम टू एलिमिनेट दैम टू द एक्सटेंट पॉसिबल। कहता है क्या करता है ये, मिनिमाइज कम करता है डाइवर्स अकाउंटिंग पॉलिसीज। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाने से हुआ क्या, अगर जैसे कि अगर हमने ये देखा था, इसमें लिखा है एसेट अकाउंट अगर इंक्रीज होगा तो डेबिट और डिक्रीज होगा तो क्रेडिट। एसेट के अंदर क्या क्या आता है, थोड़ा बहुत तो आप एसेट समझ चुके हो, जैसे बिल्डिंग हो गया, कैश हो गया। अब मैं एसेट की जगह मैं एक पेज पे लिखूं कैश इंक्रीज होगा, अगर कैश इंक्रीज होगा तो वो क्या होगा आपका डेबिट, और डिक्रीज होगा तो क्रेडिट होगा। बिल्डिंग इंक्रीज होगी तो डेबिट और डिक्रीज होगा तो क्रेडिट। कंप्यूटर इंक्रीज होगा तो डेबिट, डिक्रीज होगा तो क्रेडिट। ये सब छोड़ दिया हमने, उसका एक पूरा एक सबसे बड़ा पार्ट ले लिया एसेट। अब एसेट के अंदर जो भी आएगा वो सब बढ़ेंगे तो डेबिट होंगे, कम होंगे तो क्रेडिट होंगे। इन सबको लिखने से तो अच्छा है कि हमने कैश को इंक्रीज होगा तो क्रेडिट, डेबिट, क्रेडिट, सबको पता नहीं ऐसे कितने लाखों एसेट्स होंगे, और लाखों एसेट्स बढ़ेंगे तो डेबिट और कम होंगे तो क्रेडिट, सबका नाम लिखूँ मैं, वो बेकार है। हमने एक सीधा नाम लिख दिया एसेट्स का। अब एसेट में चाहे करोड़ों आते हो चाहे लाखों आते हो, जितने भी एसेट्स हैं वो कोई भी अगर एसेट बढ़ता है तो डेबिट होगा, कम होता है तो क्रेडिट होगा। एक्सपेंसेस पता नहीं कौन कौन से करते हैं हम, वेजेज, स्टेशनरी, आपका प्रिंटिंग हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, वाटर बिल हो गया, टेलीफोन बिल हो गया, पोस्टेज हो गया, पता नहीं ऐसे कितने लाखों खर्चे होंगे, सबको मैं नाम लिखूँ, सबको लिखूँ कि अगर इंक्रीज होगा तो डेबिट, नहीं, हमने सीधा नाम डाल दिया एक्सपेंस। एक्सपेंस अगर इंक्रीज होगा तो डेबिट। वैसे लायबिलिटी ऐसे रिवेन्यू, ऐसा कैपिटल रिवेन्यू, पता नहीं कितना कितना पैसा किस किस रूप में अलग अलग मतलब नेचर में आता है, कभी सेल करते हैं, कभी सामान को कुछ करते हैं, कभी कुछ करते हैं, पैसा आता है। तो मैं सबका नाम लिखने से बढ़िया मैंने लिख दिया पैसा आएगा तो ना, अगर आएगा बढ़ेगा ना तो क्रेडिट करते ना साफ साफ। तो इससे क्या हो गया, हमारा छोटे से एक एक्सट्रैक्ट मिल गया हमारे को। वही कहते हैं आपसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में चीज़ों को कम से कम कर देते हैं, मिनिमाइज।
जो बहुत सारे अकाउंटिंग पॉलिसीज डाइवर्स में फैली हुई है ना, उनको उसको मिनिमाइज करके इन प्रैक्टिसेस विद द, और ये नहीं है कि ऐसे बोल देना, पूरी इसके ऊपर रिसर्च करी गई है। जो भी एक्स्ट्रा चीज़ें सबको यहाँ से एलिमिनेट हटा दिया गया है, दैम टू एक्सटेंड पॉसिबल, जितनी चीज़ें पॉसिबल है हटाना उतनी चीज़ें कर दी उनको हटा दी गई है। तो आपसे कहता है कि हमारा पहला उद्देश्य तो ये था अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का, कि हमने क्या कर दिया, कम से कम जो चीज़ें हमारी पॉलिसीज बहुत सारी थी ना, हमने उसको क्या कर दिया, बहुत ज़्यादा रिड्यूस कम कर दिया है। प्रमोट बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को समझना बहुत बेहतर हो गया। अब जैसे जो हमारी वो थी स्टेटमेंट, इसको समझना काफ़ी ईजी हो गया है। अब ऐसा क्यों हो गया ईजी? क्योंकि यहाँ पर एसेट लिखा हुआ है, बस इतने 1 2 3 4 5 चीज़ों के अंदर आपकी पूरी अकाउंटिंग आ गई। इतना छोटा कर दिया, इतना छोटा कर दिया कि 5 चीज़ों के अंदर पूरी अकाउंटिंग आ गई आपकी। क्यों? इसको समझना बहुत आसान है। अब मैं इस पेज को उठा के मैं लिखूँ कैश अकाउंट, इंक्रीज ऑफ द डेबिट, डिक्रीज ऑफ द क्रेडिट, सारे एसेट के नाम लिखूँ, सबके आगे लिखूँ इंक्रीज ऑफ द डेबिट और डिक्रीज ऑफ द क्रेडिट, सबके आगे ऐसे एक्सपेंसेस, ऐसे ये पता नहीं ऐसे कितने लाखों करोड़ों होंगे। तो ऐसे तो खर्चे, रेवेन्यू, लाइबिलिटीज़, कैपिटल, एसेट्स, तो हमने क्या करा, सबको हटा के हमने एक ही नाम डाल दिया, क्या? एसेट्स, एक्सपेंसेस, लाइबिलिटीज़, रेवेन्यू, कैपिटल। एसेट कोई भी एसेट होगा, बढ़ेगा तो डेबिट करना है, बस हमने ये लिख लिया। तो वही है कि प्रमोट बेटर अंडरस्टैंडिंग, इंसान को बड़े अच्छे से समझ आए। अगर मैं आपको भी, जब हम ये चैप्टर स्टार्ट करें आपको समझाऊंगा ना, तो उसको समझाने में ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट लगेंगे। अगर यही मैं सारे एसेट्स का नाम डालूं तो पता नहीं कितना टाइम लग जाएगा फिर। तो हमने कर दिया इसको अपना सिंप्लीफाई करने के लिए, हमने कर दिया उस चीज़ को बहुत ज़्यादा, जितना रिड्यूस हो सका हमने उसको उतना रिड्यूस कर दिया। अंडरस्टैंड सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज अडॉप्टेड एंड अप्लाइड, ऐसा कर दिया कि हर इंसान को पॉलिसीज अडॉप्टेड बाय अप्लाइड, हर इंसान को पॉलिसी समझ भी आए और उसको अप्लाई भी करे। अब जो हमारे ये रूल्स हैं, आपको ये जो रूल्स बनाए गए हैं इस तरीके से बनाए गए हैं कि आपको समझ भी आएंगे, आप इसका यूज़ भी करेंगे, समझ बड़ी जल्दी भी आएंगे और यूज़ भी आप बड़े आसानी से कर लेंगे। हमारे जो आने वाले हर चैप्टर में, सबके हर चैप्टर के अंदर इन 5 काम, हर चैप्टर के अंदर कोई ऐसा चैप्टर नहीं जिसमें 5 काम ना हो। ऑलमोस्ट हर चैप्टर में आपका हर चैप्टर में आपका 5 काम पड़ेगा ही पड़ेगा। ओके, ये तो सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर है जिसमें इन 5 काम है, जर्नल। ओके, चलिए फिर आपसे कहता है फैसिलिटेटिंग मीनिंगफुल कंपैरिजन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ द 2 और मोर एंटिटीज। कहता है फैसिलिटेट से मीनिंगफुल कंपैरिजन, हम क्या कर सकते हैं, दो कंपनी के बीच में कंपैरिजन कर सकते हैं। मैं कंपैरिजन तभी तो कर पाऊंगा ना, मान लेते हैं एक कंपनी आपकी है ए और एक कंपनी मेरी है बी। अब दोनों के लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है तो सेम फॉलो करना चाहिए हमारे को। अब हमने ये क्या करा है, एसेट अगर बढ़ेगा तो डेबिट होता है, ये तो नॉर्मल है ही, और कम हो तो क्रेडिट। और मैं भी क्या करता हूँ, अगर मेरा एसेट बढ़ता है तो मैं डेबिट करता हूँ, घटता है तो क्रेडिट, दोनों सेम ही कर रहे हैं ना। तो जो दोनों का रिजल्ट आएगा वो क्या कर सकते हैं, हम आपस में कंपेयर कर सकते हैं। अब ज़रा ये बताओ कि आपकी जो 9th क्लास है, और ऐसे करो 9th क्लास फॉरेन कंट्री यूएस में जो बच्चा 9th पढ़ रहा है ना, उसकी 9th क्लास से अपना रिजल्ट कंपेयर करो, क्या कुछ मीनिंगफुल होगा? नहीं। उनका सिलेबस अलग है तो आपका सिलेबस अलग है, उनका सिलेबस अलग है तो आपका सिलेबस बहुत अलग है। तो वही कहा जाता है कि ये जो आपके अकाउंटिंग जो स्टैंडर्ड्स बनाए जाते हैं, ऐसे बनाए जाते हैं कि सबको क्या है, समझ आए और आपस में कंपैरिजन भी कर सको। कंपैरिजन तभी कर पाओगे जब दोनों चीज़ें इक्वल हों, जो दोनों चीज़ों को इक्वल तरीके से कराया गया हो। कंपैरिजन तभी कर सकते हो जब दोनों कंपनी एयरटेल और जियो आपस में कंपैरिजन आराम से कर सकते हैं, क्योंकि वो भी कंपनी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को फॉलो करती है जियो, और वही कंपनी एयरटेल भी फॉलो करती है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को। वो भी अपनी अकाउंटिंग उसी तरीके से करती है, वो भी अपनी अकाउंटिंग सेम तरीके से करती है। बस फर्क क्या है, नंबर्स का, किसी के नंबर ज़्यादा है तो किसी के नंबर कम है, मतलब प्रॉफिट्स का कह रहा हूँ, किसी का प्रॉफिट ज़्यादा है किसी का प्रॉफिट कम है, करने का तरीका तो सेम ही है ना, तो कंपेरिजन आप इजिली कर सकते हैं। एनहेंसिंग रिलायबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कहता है आपसे क्या करता है, ये एनहेंस बढ़ावा देता है रिलायबिलिटी ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमारी बहुत अच्छी बन जाती है इससे। क्यों? इसमें क्या होता है, प्रॉपर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का इस्तेमाल करते हैं हम, और जो ऐसे रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं जो हमारे को जल्दी समझ भी आते हैं, जैसे हमने देखा जो हमारे पीछे 5 नाम लिखे थे हमने, तो वो आपको जल्दी से समझ भी आते हैं। और क्या होता है, आप उसको आसानी से क्या कर सकते हैं, इस्तेमाल भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, उसको आप आसानी से इस्तेमाल भी कर सकते हैं। जो हमने अरे देखा ना 5 रूल्स आपके, ये रूल्स ऐसे हैं जो काफ़ी जगह काम आते हैं और हमारी बहुत हेल्प कर देते हैं, काम को ईजी कर देते हैं, सिंप्लीफाई कर देते हैं हमारे काम को। ये यूटिलिटी ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, कहता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स प्रोवाइड द नॉर्म्स ऑन द बेसिस ऑफ विच फाइनेंशियल स्टेटमेंट शुड बी प्रिपेयर्ड।
कहता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या है, प्रोवाइड करता है नॉर्म्स ऑन द बेसिस ऑफ विच फाइनेंशियल स्टेटमेंट शुड बी प्रिपेयर्ड। यहाँ पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो बनाया जाता है ना, कहते हैं यूटिलिटी, मतलब काम क्या है इसका, यूटिलिटी मतलब होता है काम क्या है इसका। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड प्रोवाइड आपको नॉर्म्स प्रोवाइड करता है ऑन द बेसिस विच फाइनेंशियल स्टेटमेंट शुड बी प्रिपेयर्ड। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आपको ना एक फ्रेमवर्क से बना के देते थे, जैसे हमने देखा पीछे 5 वो आपको उन्होंने बना के दे दिया। इससे क्या करते हैं, हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनने में बहुत मदद होती है। जो हमने 5 अभी जो देखे हमने, ये जो आपको जैसे बताया अभी, जो हम 5 देख रहे हैं ये, तो आपका इसकी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, इसकी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। हम जब आगे करेंगे इसकी मदद से हम अकाउंटिंग करेंगे आगे जाकर। तो एक छोटी सी चीज़ हमारे को क्या करती है, पूरी अकाउंटिंग सिखा दी कह सकते हैं। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या होता है, बेसिक सा नॉर्म दे देता है, और हम नॉर्म्स मतलब कि जो उन्होंने आपको बना के दिया फ्रेमवर्क, उसको हम फॉलोअप करते हैं। इससे हमारी क्या होती है, सारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड होती हैं। Accounting standard ensure uniformity in the preparation and the presentation of financial statement by the removing the effect of the diverse accounting practices. They make the financial statement more meaningful and the comparable. कहता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या होता है, ये बनाने से होता क्या है, यूनिफॉर्मिटी, जो हम अभी पढ़ चुके हैं इसके अंदर, नेचर के अंदर जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, यूनिफॉर्मिटी होती है यहाँ पर आपका काम में। तो वही चीज़ आपसे कहता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आपको ये इंश्योर करता है कि काम के अंदर क्या होगी, यूनिफॉर्मिटी होगी, बिल्कुल काम बड़े सही तरीके से होगा। इन द प्रिपरेशन एंड द प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इससे क्या होती है हमारी सही तरीके से और बिल्कुल बेटर तरीके से क्या बनता है आपका प्रिपरेशन प्रेजेंटेशन क्या होती है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बनाई जाती है। बाय रिमूविंग द इफेक्ट ऑफ द डाइवर्स अकाउंटिंग प्रैक्टिस, हम यहाँ से क्या हटा देते हैं, क्या रिमूव कर देते हैं, जो हमने देखा ना एसेट के अंदर, जो एसेट के अंदर बहुत सारे लाखों टाइप्स हैं एसेट के अंदर, कैश, बैंक, बिल्डिंग, कंप्यूटर, लैपटॉप एंड सो मैनी थिंग्स, बैंक हो गया, ये जो सब चीज़ें हैं ना, गुडविल, ये सारी जो चीज़ें ना हमने सबको हटा दिया, हमने इसका नाम डाल दिया ओनली एसेट्स। इंक्रीज होगा तो डेबिट और डिक्रीज होगा तो क्रेडिट, बस इतना कर लिया। अब आप बोलो लैपटॉप एसेट होता है, वो भी बढ़ेगा तो डेबिट, घटेगा तो क्रेडिट, कुछ ही बोलो आप, जो एसेट है वो सब में ये फॉलोअप होगा आपका। तो वही आपसे कहता है कि ये क्या कर दिया ना, बहुत सारे जो ये नाम थे ना एसेट के अंदर के, वो सब हटा दिए, उन्होंने सिंगल नाम डाल दिया एसेट। इससे क्या होता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बहुत ज़्यादा मीनिंगफुल होती है, सबको आराम से समझ आती है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, अकाउंटिंग सबको आराम से समझ आती है, और हर इंसान क्या कर सकता है, दूसरे अकाउंटिंग को समझ सकता है। अब बैलेंस शीट जब आप आगे जाएंगे चैप्टर नंबर 19-20 पे, 18-19-20 पे जाएंगे, तो वहाँ पर ना आपको बैलेंस शीट दिखेगी। बैलेंस शीट में यहाँ पर होती है लाइबिलिटी साइड, और ये होती है आपकी एसेट साइड, ये इक्वल बीच में होता है, ये आपकी ये लाइबिलिटी है, आपके एसेट्स होते हैं। हर कंपनी इसी तरीके से करती है, ऐसे नहीं कर सकती कोई कंपनी की लाइबिलिटी इधर लिख दे, एसेट्स इधर लिख दे, फर्क तो कुछ नहीं पड़ेगा। बट नहीं, जो रूल्स है जो रूल्स है, उन कंपनी को वो रूल्स को फ्रेमवर्क को फॉलोअप करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हर इंसान को क्या वो चीज़ समझ आ जाए। चलिए, फिर आपसे कहता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्रिएट कॉन्फिडेंस अमंग द यूजर्स ऑफ द अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या करता है, क्रिएट करता है कॉन्फिडेंस, बढ़ा देता है यूजर्स के अंदर। अगर आज आप हैं, आज आप मतलब मैं मान लेता हूँ आपने पूरी 11th कर ली, ऑलमोस्ट पूरी आधा हाफ 12th हो चुकी है आपकी, और कोई ना आप किसी कंपनी में चल जाते हैं, आपके स्कूल वाले आपको किसी कंपनी में लेके जा रहे होते हैं, ऐसे ही मतलब फॉर द फन के लिए या ट्रिप के लिए, ऐसी पिकनिक के लिए किसी कंपनी में आपको लेके जाते हैं। वहाँ पर क्या होता है, कंपनी वाले ना अपनी बैलेंस शीट्स दिखा रहे होते हैं, या क्या होता है पापा आते हैं, पापा का बिजनेस है, तो पापा क्या करते हैं कि पापा ना अपने सीए को बुलाते हैं, वो सीए ना कुछ कर रहा होता है, एसेट और बिल्डिंग लायबिलिटी साइड डाल रहा है। अब जब आप 11th कर लोगे ना, आपको थोड़ी बहुत नॉलेज हो जाएगी बैलेंस शीट के बारे में, और जब 12th के 6 महीने हो जाएंगे आपको, तो फिर अच्छी खासी बैलेंस मतलब कि कह सकते हैं बैलेंस शीट की नॉलेज हो जाएगी। तब आपको जब वो करेगा ना, जब वो अकाउंटिंग करेगा, तो आपको ना समझ आनी स्टार्ट हो जाएगी। फिर आपके आप देखो, आप यूज़र उस चीज़ के भी, आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, हाँ यार ये तो मैंने पढ़ा था, ये मुझे याद आया, अच्छा ऐसे होता है, सच में ऐसे होता है, फिर तो मैं इसको अच्छे से समझूंगा। फिर आपके टॉपिक रिवाइज होते चलेगा, अगर आपको लगेगा कि सच में ये चीज़ ऐसी ही होती है। अभी आपको अभी तो 11th-12th पढ़ रहे हो, तो आपको लग रहा है कि वो चीज़ हमारी आगे जो रियल कंपनी में से नहीं होता है, बट ऐसा ही होता है सेम टू सेम। इसलिए क्या होता है कि इंसान का कॉन्फिडेंस लेवल बिल्ड होता है अगर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है तो। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में क्या होता है, अगर आपको 11th-12th में कुछ और पढ़ाया जाता, बट एक्चुअली में कंपनी में कुछ और तरीके से काम होता, आपका फिर सारा कॉन्फिडेंस लेवल जीरो रहता कि मैंने इतनी मेहनत से पढ़ा, सब कुछ करा, इतना अच्छे नंबर लाया, कुछ फ़ायदा नहीं हुआ मेरे नंबर लाने का, तो मैंने मेहनत से समझा सब चीज़ें, कुछ फ़ायदा तो हुआ नहीं। बट जब आपको बाद में पता चलेगा कि यार जो मैंने 11th-12th से पढ़ा था, मेरे वो काम आ रहा है, कंपनी में वो चीज़ यूज़ हो रही है, तो आपको कॉन्फिडेंस लेवल का थोड़ा सा और ज़्यादा बिल्ड हो जाएगा। तो जो भी यूज़र्स हैं अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के, उनको बड़ा अच्छा लगेगा, उनको कॉन्फिडेंस लेवल बिल्ड होगा। क्यों? क्योंकि जो उन्होंने क्या करा था, समझ के आए थे, वही चीज़ उनको वहाँ पर दिख रही है करने को। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हेल्प ऑडिटर इन ऑडिटिंग द अकाउंट्स, दे हेल्प अकाउंटेंट्स टू फॉलो यूनिफॉर्म प्रैक्टिस एंड पॉलिसीज।
कहता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आपकी बहुत मदद करता है ऑडिटर की इन ऑडिट द अकाउंट। ऑडिटर मतलब क्या होता है, जो अकाउंट क्या करते हैं हर 3 महीने, हर 6 महीने, हर साल में एक बार आते हैं और अकाउंट्स को ना जो जो जूनियर लेवल पे काम कर रहे होते हैं वो चेक करते हैं 3 महीने में आकर कि उन्होंने काम सही करा है गलत करा है। उस 3 महीने के काम को वो 2 या 3 दिन के अंदर कर देते हैं पूरा कंप्लीट, अच्छे से चेक कर लेते हैं उन्होंने काम सही करा है नहीं करा। हर 3 3 महीने में चेक कर लेते हैं। या कंपनी बड़ी है तो कंपनी 3 3 महीने में कराती है, कंपनी थोड़ी सी छोटी है तो कंपनी 6 6 महीने में कराती है, ये कंपनी बहुत ज़्यादा छोटी है तो कंपनी 1 साल के अंदर भी ऑडिट करवा लेती है। वो कंपनी के स्केल पे दिखाता है, कंपनी लार्ज स्केल पे काम करे तो कंपनी हर 3 3 महीने में करा लेती है। कुछ कुछ कंपनी तो बहुत बड़ी होती है तो कंपनी उसको 1 1 महीने में भी करवा लेती है कि भाई पता चलता रहे, अब इससे जल्दी नहीं, ठीक है, कभी सोचे हफ्ते वो नहीं होता। चलिए, तो आपसे कहता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आपकी हेल्प करता है ऑडिटर्स, जिसको मैं बाहर से बुला रहा हूँ अपने अकाउंटेंट से चेक करवाने के लिए कि भाई मेरे जो स्टाफ्स ने काम सही से करा है या नहीं करा। अब जैसे मान लेते हैं कि ये मेरी कंपनी है और यहाँ मेरे एम्प्लॉयज़ बैठते हैं, तो ठीक है, यहाँ मेरे एम्प्लॉयज़ बैठते हैं और ये ना एक सीए है और मेरी जो ये दोनों काम वो ये दोनों ने काम कर रहे थे, तो ये दोनों ने ना 3 महीने हो चुके हैं, 3 मंथ्स हो चुके हैं अकाउंटेंसी मतलब प्रिपेयर करते हुए। अब मैं सीए को बुला लूँगा, कहूँगा भाई जरा एक बार अच्छा आके चेक कर लो, जरा ऑडिट कर दो मेरे अकाउंट्स की। ऑब्वियसली चार्जेस तो लेगा, बट ये कि मैं कहूँगा कि मेरे कंपनी में आके मेरे अकाउंट की ना ऑडिट कर दो। ऑडिट मतलब कि जो काम इन्होंने करा है वो चेक कर दो एक बार, आप सही करा है गलत करा है, जो भी गलत करे उसको आप सही कर दो, क्योंकि सीए का मतलब आता है अच्छा खासा तो वो सही कर देते हैं जल्दी, उनके लिए कोई इतनी बड़ी बात नहीं होती। तो वो क्या करेंगे, आएंगे और चीज़ों को करेंगे, जो भी चीज़ गलत होगी सही कर देंगे। अब इनको जो मैंने बुलाया है ना, ये जो मेरी सारी अकाउंटेंसी चेक करेंगे, ये भी इसी तरीके से चेक करेंगे कि जिस तरीके से उन्होंने करी है, क्योंकि दोनों के लिए तो अकाउंटेंसी सेम ही है ना। दोनों क्या करते हैं, बैलेंस शीट जब बनाते हैं लायबिलिटी इधर लिखते हैं, एसेट इधर लिखते हैं, इसलिए भी ऐसे काम करो और सीए को समझ भी इस तरीके से आता है। अब इन जो जो बैठे थे, दो ऑडिटर्स, सॉरी जो दो स्टाफ बैठे थे, उन्होंने क्या करा था, एसेट बढ़ेंगे तो डेबिट होंगे और कम होंगे तो क्रेडिट होंगे, और यही तो होता है। सीए को भी यही समझ आ जाएगा नाम से। तो क्या होता है कि अगर मैं किसी ऑडिटर को बाहर से बुला रहा हूँ, किसी ऑडिटर को बाहर से बुला रहा हूँ, तो ऐसे अकाउंटेंट मतलब फॉलो करा जाता है जो सबको समझ आए, इसलिए यूनिफॉर्म तरीके से करा जाता है कि अगर मैं किसी को बाहर से अपना अकाउंटेंट से चेक करवाऊँ तो उसको आराम से ईजिली क्या हो जाए, समझ अंडरस्टैंडिंग हो जाए। अब आपका आता है जब इतने प्रॉफिट्स हैं तो कुछ लॉसेस भी होंगे, इट मीन्स कुछ ना कुछ तो प्रॉसेस कुछ ना कुछ तो कॉन्स भी होंगे, नुकसान भी होंगे। लिमिटेशन क्या इसकी, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड मैन मेड है। अब मैन मेड है तो इंसान तो गलती करता ही है। हाउ हेंस इट डज नॉट पास द वेरिफिकेशन टेस्ट ऑलवेज, कह सकते हैं कि हमेशा बिल्कुल भी सही नहीं होता है, क्योंकि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जब अकाउंटेंट जब चेक करते हैं, हमने देखा था कि जो भी चीज़ पॉलिसीज निकाली जाती हैं उनको पहले चेक करा जाता है, बट उनमें भी थोड़ी बहुत चीज़ें क्या हो जाती हैं, रह जाती है। उनमें थोड़ी बहुत चीज़ें क्या हो जाती है, रह जाती है। वो अकाउंटेंट भूल जाते हैं चेक करना कि इस पे हम एक बार चेक करके देख लें, तो वो चीज़ पहले क्या कर देते हैं, पॉलिसीज निकाल देते हैं। तो मैन मेड है तो ये कह सकते हैं पक्का नहीं है कि सही हो या गलत हो, गलत भी हो सकती है, मैन मेड है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बेस्ड ऑन द बिजनेस एनवायरनमेंट एंड लॉज ऑफ कंट्री, हैंस दे चेंज द ऑफर टू मीट द चेंजेस। आपको होता है हमारे ये जो हमारे अकाउंटिंग है ना, वो हमारे बिजनेस एनवायरनमेंट पे डिपेंडेंट है। जैसा हमारा बिजनेस एनवायरनमेंट है तो उस हिसाब से क्या है, हमारी अकाउंटिंग डिपेंडेंट है। जैसे ही हमारा बिजनेस एनवायरनमेंट चेंज होता है तभी क्या हो जाती है, हमारी अकाउंटिंग भी चेंज हो जाती है। तो कह सकते हैं अकाउंटिंग सदा एक जैसी नहीं रहती है। अगर आप देखो तो पहले आपकी अकाउंटेंसी अलग थी, 2013 के बाद कंपनीज एक्ट आया था, तब से हमारी अकाउंटेंसी और चेंज हो गई है। तो अकाउंटेंसी हमारे इन्वायरमेंट को देखते देखते क्या होती रहती है, चेंज होती रहती है। ओके, तो आपको पहले समझ आ गया लिमिटेशन क्या है। पहले तो क्या है, मैन मेड है तो इंसान गलती तो करता ही है। सेकंड क्या आपका, ये बिजनेस एनवायरमेंट पे डिपेंड, तो हमारा बिजनेस एनवायरमेंट क्या होता है, चेंज होता रहता है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा फुल फॉर्म, जिसमें हमारा पहला आ जाता है IFRS। IFRS इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड। ये तो आपको थोड़ी फुल फॉर्म पता होनी चाहिए क्योंकि MCQs में आ जाती हैं। IAS इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, IASC इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमेटी, IASB इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड, SIC स्टैंडिंग इंटरप्रिटेशन कमेटी, IFRIC इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इंटरप्रिटेशन कमेटी, INDAS इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। ओके, ये रहा हमारा इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो हम क्या करते हैं, फॉलोअप करते हैं। कहते हैं IFRS होता क्या है। IFRS एक सेट है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का डेवलप्ड बाय द इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड
इसको डेवलप करता था इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सेटिंग बॉडी। द स्टैंडर्ड्स इशूड बाय IASB आर बेस्ड ऑन साउंड एंड क्लियरली स्टेटेड प्रिंसिपल्स। जैसे हमारे इधर ICAI लॉन्च करता है चीज़ें, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, तो वो क्या करता है आपका, वो इशू करता है, बट वहाँ पर IASB है। इंटरनेशनल के अंदर क्या है, मतलब दूसरी कंट्रीज़ के अंदर, फॉरेन कंट्रीज़ के अंदर जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, वहाँ पर भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड चलता है, बट वहाँ के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड थोड़े से क्या है, डिफरेंट होते हैं। IFRS का बेस्ड ऑफ मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या है, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, स्टेटमेंट ऑफ कंपैरिजन इनकम, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो, नोट्स एंड सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज। वहाँ पर क्या क्या है, ये सब चीज़ें अकाउंटिंग के अंदर ये रिकॉर्ड करा जाता है। जैसे हमारे इधर होता है ना ट्रेडिंग, P&L, बैलेंस शीट, वहाँ पर ये सब चीज़ें होती है। ओके, अब आते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ IASB। ऑब्जेक्टिव ऑफ IASB, हमारा इसका उद्देश्य क्या है, पहला है टू प्रमोट द यूज एंड द रिग्रियस एप्लीकेशन ऑफ दोज स्टैंडर्ड्स। कहते हैं ये प्रमोट करता है द यूज एंड द रिग्रियस एप्लीकेशन ऑफ दोज स्टैंडर्ड्स। जो कंपनी आपकी फॉरेन कंट्रीज होती है अगर, तो उनको इन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को फॉलो करना पड़ता है। और इससे क्या होता है कि मतलब कि हमारी एप्लीकेशन, हमारे चीज़ें हैं, काम थोड़ा जल्दी परफॉर्म होते हैं, क्योंकि हम उस कंट्री से बिलोंग करते हैं जिस कंट्री में जिस तरीके से काम होता है। जैसे अगर हम इंडिया में रह रहे हैं तो हमारा हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड तरीके से काम यूनिफॉर्मिटी के साथ होता है। टू ब्रिंग अबाउट द कन्वर्जेंस ऑफ द नेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एंड इंटरनेशनल फाइनेंसिंग रिपोर्ट स्टैंडर्ड टू हाई सॉल्यूशंस। यहाँ सकते हैं कि दोनों के अकाउंट फर्क है, किसी अकाउंटिंग थोड़ी सी क्या होती है, ज़्यादा इजी होती है, तो किसी अकाउंट थोड़ी सी मुश्किल होती है। कह सकते हैं कि IASB की अकाउंटिंग थोड़ी ज़्यादा इजी होगी, उनकी अकाउंटिंग थोड़ी इजी होगी। जो हमारी IFRS है, उनकी अकाउंटिंग थोड़ी हमारे अकाउंटिंग से हाई क्वालिटी होगी। उसमें मतलब हाई क्वालिटी का मतलब है कि नहीं उसकी मतलब बहुत सुंदर पिक्चर आएगी, ऐसा नहीं है। हमारे को उसको बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी। क्या होता है, हमारे इंडिया के अंदर बेटर अंडरस्टैंडिंग हो, हर कंट्रीज के क्या होते हैं, अलग अलग IFRS होते हैं। द स्पेशल नीड्स ऑफ द स्मॉल एंड मीडियम साइज एंटिटीज एंड इमर्जिंग इकोनॉमिक्स। इन जो ये है ना, ये जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स होते हैं, सबसे ज़्यादा नीड बड़ी कंपनी को भी होती है, एंड साथ साथ छोटी कंपनीज को भी बड़ी नीड होती है। इनको भी जो अकाउंटिंग करनी होती है उसके अकॉर्डिंग ही करनी होती है। आप चाहे अकाउंट में कितने भी पैसे डालो, चाहे 10 डालो, चाहे 5 रुपये डालो, चाहे इनफैक्ट चाहे पैसे कुछ 50 पैसे भी डालो, तो भी एंट्री उसी हिसाब से होगी जो एंट्री करोड़ के हिसाब से होती है। अगर करोड़ रुपये अगर आप बैंक में डाल रहे हो तो बैंक आपको मैसेज भेजेगा आपके अकाउंट में 1 करोड़ रुपीज़ क्रेडिट हुए हैं। और यही अगर आपने 50 पैसे भी डाले हैं ना, 50 पैसे जो 1 रुपये से भी कम होते हैं, अगर आपने वो भी डाले तो भी मैसेज आपके पास यही आएगा कि 0.50 पैसा मतलब कि बैंक ने कर दिया, आपके अकाउंट में क्रेडिट कर दिए। तो हर जगह क्या होती है, पॉलिसीज सेम होती हैं। तो वही कह रहे हैं कि छोटी कंपनी के लिए सेम होता है, बड़ी कंपनी के लिए भी सेम होता है। टू डेवलप इन द पब्लिक इंटरेस्ट आ सिंगल सेट ऑफ द हाई क्वालिटी। ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाने से हम पहले देख चुके हैं, जैसे हमारे इंडिया का था। इनके में भी क्या होता है कि जो हमारी दूसरी कंट्रीज हैं इंटरनेशनल हैं, वहाँ पर भी क्या होता है, जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाए जाते हैं वो सिंगल सेट होते हैं, मतलब कि एक फ्रेमवर्क बना के दे देते हैं, जिससे हमारा काम करना बहुत ही ज़्यादा क्या होता है, आसान हो है। अकाउंटिंग यहाँ तक कि हमारे किसी वो भी अगर हमारे अकाउंटिंगली अंडरस्टैंड कर पाती है, उसको आराम से समझ पाती हैं। एंड एट हाई क्वालिटी ट्रांसपेरेंट कंपैरेटिबल इंफॉर्मेशन इन द स्टेटमेंट एंड फाइनेंशियल रिपोर्ट पार्टिसिपेंट। थोड़ा समझना काफ़ी ज़्यादा इजीली अंडरस्टैंड हो जाता है, समझ जाता है दूसरों को अकाउंटिंग समझना, क्योंकि हर कंट्री की अकाउंटिंग सेम हो। कह सकते हैं कि हमारे हर कंट्री के जो पर्सन्स हैं उनको हमारी अकाउंटिंग इजीली अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। हाँ, अगर आप जैसे कि इंटरनेशनल की अगर आप बैलेंस शीट देखते हो, आई होप कि आपको समझ आए, बट मे भी शायद आपको समझ ना आए फिर भी हो, क्यों उनकी अकाउंटिंग थोड़ी अलग तरीके से होती है। बट इस बात की गारंटी है कि आपको जहाँ पे 11th-12th कर लोगे, आपको अपनी इंडिया की किसी भी कंपनी की आप बैलेंस शीट उठा के देख लो, आपको बैलेंस शीट समझ आएगी ही आएगी। क्यों? क्योंकि आपने वो अब हमारे मतलब इंडिया के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग करा है, तो कंपनी भी क्या करती है, इंडियन जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है उसके अकॉर्डिंग ही काम परफॉर्म करती है। ओके, अब हम स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक जो है आपका इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, Indian AS are the set of accounting standards notified under the Companies Act 2013 that the converge with IFRS. Indian AS are based on sound and clearly stated principles, and therefore Indian AS are said to be principle based accounting standard. तो आपसे कहता है कि एक इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है वो हमारा क्या है, एक नॉर्मल सा सेट आर अ सेट ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड
नोटिफाइड अंडर द कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग जो हमारा चेंज करा गया था इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड दैट कन्वर्ज विद IFRS, हमारा वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड काफ़ी ज़्यादा IFRS के साथ क्या हो गया, कन्वर्ज, मतलब कि एक जैसा हो गया जो इंटरनेशनल में चलता है। इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आर बेस्ड ऑन द साउंड एंड क्लियरली स्टेटेड प्रिंसिपल, जो हमने इधर देखा था, आपको याद होगा शायद, IAS भी आता बेस्ड ऑन द साउंड एंड क्लियरली स्टेटेड प्रिंसिपल। तो हमारा कह सकते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड भी किसकी तरह बनाया जा रहा है अब, जैसा इंटरनेशनल में जैसा होता है, फॉरेन कंट्री में जैसे अकाउंटेंसी बनाई जाती है, वैसे ही हमारे इंडिया के अंदर उसको प्रिपेयर करा जा रहा है, हद तक काफ़ी ज़्यादा सेम। फिर आपसे कहते हैं देयरफॉर इंडियन AS आर सेड टू बी प्रिंसिपल बेस्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, जो हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो भी होता है आपको क्या होता है, प्रिंसिपल बेस्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड करा जाता है। लिस्टेड ऑन द स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया, हैविंग द नेट वर्थ 250 करोड़ और मोर, दे आर होल्डिंग सब्सिडरी एसोसिएट एंड जॉइंट वेंचर कंपनीज। आपसे कहते हैं कि जो हमारी स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया पे बहुत सारी कंपनी लिस्टेड हैं, उन सब कंपनी का IFRS जैसा होता है, जैसे दूसरी कंट्री में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड मतलब कि बनाया जाता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, अब वैसे ही स्टेटमेंट हमारी कंट्री के अंदर ऑलमोस्ट सेम बननी स्टार्ट हो गई। क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि अब हम चाहते हैं कि हमारी फॉरेन कंट्री के लोग हमारी कंट्री में पैसा इन्वेस्ट करें, वो अपनी कंपनी हमारी कंट्री के अंदर ओपन करें। अब ऐसा पॉसिबल तभी है जब हम क्या कर सकेंगे, ऐसा पॉसिबल तभी है जब हम चाहते हैं कि वो दूसरा हमारी कंट्री में करे, कि उनको हमारी कंट्री की अकाउंटिंग समझ आएगी, तभी वो हमारी कंट्री में पैसा इन्वेस्ट करेंगे, तो हमारी कंट्री में पैसा इन्वेस्ट नहीं करेंगे। तो फिर आपसे कहते हैं नेटवर्थ, हमारी कंट्री की जो मतलब कंपनीज हैं उनकी नेटवर्थ जो 250 करोड़ या उससे ज़्यादा है, उनके पास होल्डिंग सब्सिडरी एसोसिएट जॉइंट वेंचर कंपनीज। सब्सिडरी क्या होता है, जैसे रिलायंस है, रिलायंस के अंदर आपकी एक तो जियो कंपनी आ जाती है, उसकी फिर माइनिंग कंपनी भी आती है जो पेट्रोल की, क्योंकि रिलायंस उसमें भी काम करता है ना पेट्रोल में, वो कंपनीज भी इसके अंडर आ जाती हैं। जैसे बहुत सारी कंपनी जो इसके अंडर में आ जाती हैं। ओके, चलिए फिर आपसे कहता है डिफरेंस बिटवीन द इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में फ़र्क क्या है, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में फ़र्क क्या है। चलिए देखते हैं। इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आर बेस्ड प्रिंसिपल बेस्ड वाइल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आर रूल बेस्ड। इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है हमारा प्रिंसिपल सिद्धांतों पे बेस्ड है और ये हमारे रूल्स पे बेस्ड है। ये बैलेंस शीट इज प्रिपेयर्ड बाय द कंपनीज एक्ट by the company on which accounting standard is not applicable according to the schedule 3rd of the Companies Act 2013. It means a balance sheet item should be depicted under a prescribed head. For example, आपसे कहता है फॉर एग्जाम्पल रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स आर शोन अंडर द मेन हेड शेयर कैपिटल। जो आप 12th में आएंगे तो आपको पता चलेगा, इसमें 3rd बुक है जो हमारी पूरी इसके ऊपर ही है, जिसमें आपका क्या करते हैं, जो हमारा प्रेफरेंस शेयर्स रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स होता है किसके अंडर शो होते हैं, शेयर कैपिटल के अंडर शो होते हैं अंडर शेड्यूल 3rd ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, बट इज शोन एज अ लोन बिकॉज इट कैरीज अ फिक्स्ड रेट ऑफ डिविडेंड and also must be redeemed in accordance with the terms of the issue but not later than 25 years from the date of the issue. Accounting standard required it is in the nature of the loan, it should be depicted under the main head loans. आपसे कहता है कि कंपनीज एक्ट में ये हो गया, बट अगर हम इसको लोन को देखें बिकॉज इट कैरीज अ फिक्स्ड रेट ऑफ डिविडेंड ऑल्सो मस्ट बी रिडीम्ड इन अकॉर्डेंस विद द टर्म्स एंड इशूज बट नॉट लेटर देन 25 ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ इशू। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग इसको क्या माना जाता है, लोन माना जाता है, बट हम इसको नॉर्मल अगर हम अपनी अकाउंटिंग बैलेंस शीट के हिसाब से देखें तो ये आपका एक लोन नहीं है, ये आपका क्या होता है, शेयर कैपिटल होता है ये आपका। बट हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से देखें तो ये क्या होता है, इट शुड बी डिपिक्टेड, ये कहाँ आना चाहिए, लोन के अंडर आना चाहिए अकॉर्डिंग टू इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। बट नहीं, ये हमारा कहाँ आता है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग ये कहाँ आता है, आपका शेयर कैपिटल के अंडर आता है। तो इसमें हमसे यही कहता है कि जो बैलेंस शीट होती है जो प्रिपेयर करी जाती है, कंपनी जो बनाती है अकॉर्डिंग टू इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से बनाती है, जो एप्लीकेबल नहीं है अकॉर्डिंग टू शेड्यूल 3rd, हम क्या बनाते हैं, कंपनीज हमारी जो बैलेंस शीट बनती है ना, वो हमारी जो बैलेंस शीट बनती है वो कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग बनती है। किसके अकॉर्डिंग, कंपनीज एक्ट के, ना कि इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग। जो कंपनीज एक्ट 2013 जो हमारा न्यू आया था 2013 के अंदर, जिसके अंदर आपकी बैलेंस शीट का फॉर्मेट चेंज कर दिया गया था, तो हमारी जो बैलेंस शीट बनती है अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग ही बनती है, शेड्यूल 3rd। इट मीन्स इसका मतलब ये कि बैलेंस शीट जो होगी उसके अलग अलग क्या होते हैं, हेड होते हैं, उसके अलग अलग क्या होते हैं, हेड। अभी तो आप खाली इसको बस इतना ही समझ लो,
जब 12th में होगा तो आपके लिए पूरा इसका प्रैक्टिकल होगा, तो आपको अच्छे से समझ आएगा बिल्कुल। देखिए फिर आपसे कहता है नेक्स्ट, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फेयर वैल्यू कंसेप्ट वाइल द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आर बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट। इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या होता है, वो फेयर वैल्यू लिखता है। फेयर वैल्यू मतलब कि जो आज की वैल्यू है, और ये तो हम अपनी कितनी क्लासेस के अंदर देख ही चुके हैं कि बट हम जो एक रिकॉर्ड करते हैं किसी भी एसेट्स को, किस पे करते हैं, हिस्टोरिकल कॉस्ट पे करते हैं। बट अगर मैं इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की बात करूँ वो तो फेयर पे करता है। तो हम किसको फॉलोअप कर रहे हैं, हिस्टोरिकल को। इट मीन्स हम किसको फॉलोअप कर रहे हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को, ना कि इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को। द एसेट्स एंड लायबिलिटी ऑफ द कंपनी मे बी शोन एट द फेयर वैल्यू एट द डेट ऑफ द बैलेंस शीट, बट फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो भी होगी वो क्या होती है, शुड वैल्यूड। वैसे ये बात तो सही है कि हमारी वैसे बेस्ट तो यही है कि जो भी एसेट्स है फेयर वैल्यू पे शो होने चाहिए, बट नहीं होते, क्या करें, बट नहीं होते हैं। हमारे जो भी एसेट्स जो शो होते हैं वो किसके अंडर में होते हैं, मतलब कि होते हैं हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट के अकॉर्डिंग ही एसेट्स को रिकॉर्ड करा जाता है। बट अगर 12th में जाओगे तो आपको पता चलेगा ऐसा नहीं होता, फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड होते हैं। बट अभी तो क्या होता है, आपके एसेट्स को हिस्टोरिकल कॉस्ट पे जिस रेट पे खरीदा था उसी रेट पर हम इसको आगे क्या करते रहते हैं, कंटिन्यू करते रहते हैं। अब आता है अंडरलाइंग अजम्पशन। जो इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अंदर भी अजम्पशंस आती हैं, ये हम दोनों पढ़ ही चुके हैं, गोइंग और एक्रूअल। गोइंग कंसर्न क्या होता है, आप ऐसा मान के चलता आपका बिजनेस चलता उम्र तक चलता ही रहेगा, तो वो आपका अजम्पशन है इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अंदर, जो इसके अंदर भी आती है। इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अंदर तीन आती थी, गोइंग कंसर्न, कंसिस्टेंसी एंड एक्रूअल। बट हम बात करूँ इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड खाली दो को फॉलो करता है, गोइंग कंसर्न को और एक्रूअल को। जब पैसा आता है उसको तभी रिकॉर्ड कर लो। एक्रूअल कहता है जब भी कोई एंट्री आई है उसको क्या कर लो, उसको रिकॉर्ड कर लो। द ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड इन द बुक ऑफ अकाउंट ऑन द एक्रूअल बेसिस, दैट इज एंड व्हेन दे अकर और नॉट व्हेन द सेटल ऑफ द, चाहे पैसा आया हो ना आया हो रिकॉर्ड कर लो, ऐसा कहता है कौन, एक्रूअल अजम्पशन। और गोइंग कंसर्न हमारा बिजनेस था उम्र तक चलता रहेगा। तो ये दोनों को फॉलो कौन भी करता है, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को भी ये चीज़ करता है, उसको फॉलो करता है। चलिए देखिए अब आपका आता है इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बेस्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में बात करें तो आपसे कहता है स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। Assets are the resource controlled by the enterprise as a result of the past event and operations from which the future economic benefit shall flow of the enterprises। कहता है अगर मैं इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की बात करूँ तो वो कैसे बैलेंस शीट बनाता है, देखते हैं। उसके अंदर भी एक एसेट का कॉलम होता है, और एसेट का उनके हिसाब से अकॉर्डिंग टू इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से उसका मतलब क्या होता है कि ऐसे स्रोत, ऐसे रिसोर्सेज जो कंपनी अपने पास रखती है एज अ रिजल्ट ऑफ पास्ट इवेंट, अपने जो पास्ट में जो कंपनी ने चीज़ें खरीदी हैं, जो भी करे हैं, उस कंपनी को उसके ऊपर कंट्रोल करती है एंड उसको ऑपरेशंस को पूरा सही से संभाल के रखती है, और वो चीज़ें ऐसी होती है जो फ्यूचर में करेंगी उनको बेनिफिट देंगी। एसेट की डेफिनेशन यही तो होती है। बट थोड़ी कह सकते हैं इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग थोड़ी सी डेफिनेशन चेंज हो गई है बस, कि रिसोर्सेज कंट्रोल बाय द एंटरप्राइज एज अ रिजल्ट पास्ट इवेंट एंड ऑपरेशंस फ्रॉम विच द फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट शैल फ्लो टू ऑपरेशन। मतलब एसेट्स का अकॉर्डिंग टू, ये जो हम सारी बातें करेंगे इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं, जिसमें लिखा गया है कि आपके पास फ्यूचर में अगर कोई पैसा आता है तो उसको हम एसेट मानेंगे। लायबिलिटी क्या होती है, ऑब्लिगेशन होती है कंपनी की, जो प्रीवियस जो टाइम में कंपनी ने लोगों से पैसा लिया था उसको पे करना क्या है, बहुत ज़्यादा जरूरी है, कंपनी उसको लायबिलिटी नाम दे देती है। स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, इक्विटी के आपका रेजिडुअल इंटरेस्ट इन द एसेट ऑफ द एंटरप्राइज आफ्टर डिडक्टिंग लायबिलिटीज, इट इज़ द रियल वैल्यू ऑफ द शेयर होल्डर इक्विटी। ये क्या आपके रियल वैल्यू करता है, शो करता है। हमने देखा कि आपकी जो भी इक्विटी इज रेजिडुअल इंटरेस्ट इन द एसेट्स, इक्विटी होता है वो क्या होता है, इसको हम क्या मान के चलते हैं, एज अ एसेट बन के चलते हैं कंपनी का आफ्टर डिडक्टिंग लायबिलिटी। हम क्या करते हैं, एसेट की वैल्यू कैसे निकालते हैं, जो भी जितना अमाउंट बचा है उसमें से लायबिलिटी माइनस कर देते हैं, और हमारी किसकी निकलती है, एसेट्स की वैल्यू फाइंड आउट हो जाती है। इतना इंपॉर्टेंट आपको पहले कह दूँ, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, समझा रहा हूँ बस कि आपको थोड़ा नॉलेज हो, बस ज़्यादा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये। फिर आपसे कहता है स्टेटमेंट ऑफ द कॉम्प्रिहेंसिव इनकम रेवेन्यू।
अब इसके अकॉर्डिंग रेवेन्यू का मतलब क्या है, इट इंक्रीज द इनकम, जिससे क्या होता है आपका इकोनॉमिक बेनिफिट, जिससे आपका प्रॉफिट होता है अकाउंटिंग पीरियड के अकॉर्डिंग। एज अ रिजल्ट बिजनेस ऑपरेशंस और इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ द एसेट्स और डिक्रीज इन द लायबिलिटीज, इट रिजल्ट इन द इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ द शेयर होल्डर इक्विटी। अगर आपके एसेट्स बढ़ रहे हैं और आपकी लायबिलिटी कम हो रही है तो उसको हम मानते हैं शेयर होल्डर इक्विटी। और दूसरी बात एक्सपेंस क्या होता है, इट इज़ अ डिक्रीज। अब इससे क्या हो रहा है, आपका लॉस, आपका इकोनॉमिक बेनिफिट कम हो रहा है, इसमें इकोनॉमिक बेनिफिट बढ़ जाता है, इसमें आपका इकोनॉमिक बेनिफिट क्या होता है, कम हो जाता है। इन द फॉर्म ऑफ द आउटफ्लो ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड एज अ रिजल्ट ऑफ द बिजनेस ऑपरेशन ऑफ द डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ द एसेट्स और इंक्रीज इन द लायबिलिटीज, इट रिजल्ट इन द डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ द शेयर होल्डर इक्विटी। अब इसमें क्या होता है कि आपके एसेट्स तो कम हो रहे होते हैं, लायबिलिटीज बढ़ रही होती है, तो उसको हम कहते हैं एक्सपेंस। रेवेन्यू मतलब क्या होता है, इकोनॉमिक बेनिफिट बढ़ जाता है। दूसरी बात, एसेट्स बढ़ रहे होते हैं, लायबिलिटीज कम होती है, तो उसको रेवेन्यू बोल देते हैं हम। स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो बनती है, नोट्स एंड सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग आपकी पॉलिसीज तैयार होती हैं। अब आपसे कहता है एप्लीकेबिलिटी ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, ये कहाँ पर एप्लीकेबल है, कंपनीज दैट आर लिस्टेड ऑन स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया, जो भी कंपनीज स्टॉक मार्केट में लिस्टेड हैं उस कंपनी के अंदर इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो होते हैं। दूसरा, जिस कंपनी की नेटवर्थ 250 करोड़ से ज़्यादा है या उतनी है या उससे ज़्यादा है तो कंपनी करती है इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को फॉलो करती है। Indian Accounting Standard under the Companies Act 2013. So far, the number accounting Indian Accounting Standard issued and notified under the Companies Act 2013 are 40, list of which are the given here under. इसमें कहता है कि देखा गया कि अभी तक जो मतलब अभी तो नहीं, मतलब पहले की बात करें तो 40 कंपनी लिस्टेड है जो इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अंडर आती हैं, क्योंकि दोनों कह सकते हैं ये जो क्राइटेरिया फॉलो करना चाहिए, कंपनी स्टॉक मार्केट में लिस्टेड होनी भी जरूरी है। दूसरी बात, कंपनी की नेटवर्थ 250 करोड़ से ज़्यादा होनी जरूरी है। ओके, तो आज हमारा चैप्टर यहाँ पर एंड हो जाता है। अब हम जो नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे वो आपका होगा बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। ओके, अभी तक हमारे अकाउंटेंसी क्लास 11th के होशियार बैच के 3 चैप्टर्स हो चुके हैं। अगर आपको उसमें कोई डाउट है, कुछ क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, अदरवाइज अपनी ऑनलाइन क्लास भी कंडक्ट करवा सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। उसके लिए बस आपको डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहाँ पर आपको कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, वहाँ पर आके मुझे आपको मैसेज करना है, अपना नाम, अपना स्कूल नेम, किस सब्जेक्ट में डाउट है, क्योंकि आपको इस चैनल पे ऑल सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं कॉमर्स के, तो आपको सब्जेक्ट नेम तो लिखना पड़ेगा और आपके किस टॉपिक में डाउट है, किस चैप्टर में डाउट है। इतना लिखने के बाद आपको आपका टाइम मिल जाएगा किस टाइम आपकी क्लास शेड्यूल करी जाएगी। ओके, तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, मिलते हैं बेसिस ऑफ अकाउंटिंग के साथ। ओके, टाटा, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं करो तो सब्सक्राइब कर लीजिए एंड अपने दोस्तों को शेयर करिए। थैंक यू।